हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी शासित राजस्थान में आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद शनिवार को कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा समेत 22 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से 12 को कैबिनेट, 5 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा समेत अब 25 मंत्री हो चुके। हालांकि आज के कैबिनेट विस्तार समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे भी शामिल नहीं हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अवैध गतिविधियां, खास तौर पर अवैध खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि वो राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीते दिन पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से अवैध खनन में शामिल थे। भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुष्टि की। राजस्थान में सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। दोपहर 3:15 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कुल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सुंदर सिंह पाल्टी राजस्थान में सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। दोपहर 3:15 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कुल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुंदर सिंह टीटी श्रीकरण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी। बता दें कि श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर मतदान से पहले ही उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब धीरे धीरे अपना रुख बढ़ा लिया है। इसी कड़ी में 22 विधायकों ने शनिवार को स्थापना पद की शपथ ली, जिनमें से 12 को कैबिनेट, 5 को स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन में गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह के कई मजेदार पल भी देखने को मिले। इसी में एक मौका तब आया जब विधायक और पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने मंत्री पद की शपथ ली। हुआ कि सिरोही शिवरंज विधानसभा सीट से विधायक ओटाराम देवासी सबसे आखिरी पलों में राजभवन पहुंचे और एंट्री लेते ही सीएम भजनलाल ने उनका नाम पुकारा। इसके बाद ओटाराम देवासी सीधे शपथ के लिए चले गए। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जो लोकसभा चुनाव से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि यानी सांसद चुनकर संसद भेजता है। सीटों की संख्या ज्यादा होने के कारण यूपी की राजनीतिक अहमियत भी बढ़ जाती। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्म और राजनीति का मिलाजुला असर लोगों के सिर चढ़कर बोल सकता है। यूपी में साल की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा राम मंदिर हो सकता है। यह मुद्दे पर विपक्ष को जवाबी हमला करने का मौका नहीं देगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने बफर जोन की वजह से 1962 युद्ध के नायक मेजर शैतान सिंह का स्मारक ध्वस्त कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने शैतान सिंह के मेमोरियल की धराशायी कर देश को एक बार फिर से अपने फर्जी देशभक्त होने का सबूत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में एक नए रिपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम का काफिला जब गुजरा रहा था तब एक बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला। दरअसल अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर फूल बरसाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए दिखाया गया है और नरेंद्र मोदी पर फूल भी बरसाए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या में एक बार फिर से आगमन किया गया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिन पर न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की नजर है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी यहां जीत हासिल करना चाहता है। बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है, जिसे महागठबंधन का तौर पर जाना जाता है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से नहीं बल्कि यूपी एक पार्टी से ज्यादा खतरा है। बिहार शिक्षा विभाग ने पिछले महीने भर्ती में लगभग 1 लाख शिक्षकों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया। विभाग को शिकायत मिली थी कि प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले और नियुक्ति लेने वाले उम्मीदवार अलग अलग थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने 28 दिसंबर को सभी जिला अधिकारी को लिखे पत्र में 15 जनवरी से पुनः सत्यापन अभियान चलाने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस महिला के घर गए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। पीएम मोदी को यहां चाय की पेशकश की गई। उज्ज्वला योजना ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्राप्त करती है, जो जलाऊ लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करते थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग करने से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
साल 2023 के दिसंबर में 2 फिल्मों का शोर सुनने को मिला, जो थी शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार। दोनों भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड ताबड़तोड़ कलेक्शन करती नजर आई, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो सालार और डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन 2 यानी कि एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम की बात करें। सकनेल के आंकड़ों के अनुसार एक्वामैन द एंड लास्ट किंगडम 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके भारत में केवल 16.33 करोड़ की कमाई की। चीन की संसद से जनवादी मुक्ति सेना के 9 वरिष्ठ जनरल को बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें रॉकेट बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। आधिकारिक मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। चीन को इस कदम से हर कोई हैरान है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से बर्खास्त अधिकारी में PLL के रॉकेट बल के 5 शीर्ष कमांडर भी शामिल है, जो देश के परमाणु हथियार घटक मिसाइल प्रभाग का कामकाज देखते थे। राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा ने करणपुर सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिपरिषद में शामिल किया। इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह यहां राजभवन में हुआ, जहां 12 करोड़ को कैबिनेट, 5 को राज्य मंत्री और 5 को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई है। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन में विधायक और सुरेंद्र सिंह टीटी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने एक बड़ा कीर्तिमान बना दिया। दीप्ति, जिनका पिछला कुछ सीरीज में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, उन्होंने इस मैच में भी उसे जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के खिलाफ अपने 10 ओवरों में से सिर्फ 38 रन देते हुए 5 विकेट हासिल कर दिए। इसी के साथ दीप्ति पहले ऐसी महिला एशियाई क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के खिलाफ ये कारनामा किया है। नए साल को लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए गौतम बुद्ध और नगर पुलिस ने बड़ी घोषणा की। यहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में 5 या उससे पहले अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकेंगे। रविवार और सोमवार के लिए अधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एक बार विवाद छिड़ गया। हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर खतरा है। पूंछ में मारे गए 3 नागरिकों के जब यहां भी महबूबा मुफ्ती अचानक बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन में बैठ गए। दरअसल महबूबा मुफ्ती पूंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिजन से मिलने उनके घर जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें सुरक्षा के चलते जाने से रोक दिया। इस दौरान महबूबा अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई। महबूबा ने कहा, पीड़ित लोगों से बीजेपी के अध्यक्ष मिल सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मिल सकते हैं, लेकिन हमारे मिलने से खतरा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक के खतरे को भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या करार दिया। उन्होंने कहा, डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार एंटरटेन मीडिया पर सरकार नजर रखेगी। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और गलत सूचना बहुत ही बड़ी समस्या है। बता दें कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अर्जेंटीना ने कहा है कि वह ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। इसके लिए अर्जेंटीना के नए नवेली राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा है कि उन्होंने इस सिलसिले में ब्रिक्स के नेताओं को चिट्ठी लिख दी है। अपनी चिट्ठी में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल करने की शुरुआत हुई प्रक्रिया को बंद करने का आग्रह किया। अर्जेंटीना का कहना है कि सदस्यता के लिए माकूल समय नहीं है। ब्रिक्स दरअसल ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिणी अफ्रीका का एक साझा मंच है। इसमें दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। इसी साल अगस्त महीने में ब्रिक्स ने यह तय किया था कि वह 6 और देशों को अपने साथ जोड़ेगा, यानी उन्हें ब्रिक्स का सदस्य बनाएगा। 2024 से पहले सोने चांदी कीमतों में बदलाव का दौर जारी। नई कीमतों के बाद सोना का भाव 63,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं चांदी 78,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। आपको बता दें, न्यू ईयर से पहले सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका है, क्योंकि सोने चांदी कीमतों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा। शनिवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी कीमत की नई रेट के मुताबिक 30 दिसंबर को 22 कैरेट सोने के दाम 58,724, कैरेट के दाम 63,970 और 18 ग्राम 48,030 रुपये पर ट्रेड कर रहा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 78,600 रुपये पर चल रहा है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट बता चुके हैं। बता दें कि भारत में तेल कंपनी के द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर दिए जाते। तेल कीमत कई अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। बात करें 30 दिसंबर 2023 की, तो देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन राज्य स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया। इसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत कई उत्तर भारत के राज्य घने कोहरे की चादर में ढका हुआ। कोहरा इतना घना है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही भयंकर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड के साथ ही गलन बढ़ गई है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान तापमान में भयंकर गिरावट के संकेत दिए। हालांकि रविवार के बाद कोहरा धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन 3 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का कहर
साफ तौर पर देखा जा रहा। पहाड़ों से आ रही ठंड हवाएं दिल्ली में सिहरन पैदा करेगी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति का पूर्वानुमान जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जदयू ने संगठन में बैठक हुई। ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने और उसकी तैयारी में जुटने का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सर्वसम्मत से मान लिया गया। नीतीश कुमार तीसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और वहीं शुक्रवार को पार्टी की कमान थामने के साथ ही नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। शनिवार को उन्होंने तय कार्यक्रम के तहत राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक भी की। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।